आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान। आज से नया अध्याय नंबर 4, वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। इनसे संबंधित पीवाईक्यू पर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक ए में रहेगा मेंडल के वंशागतिकी नियम और प्रभाविता नियम। चलिए पीवाईक्यू को सोल्व करते हैं। पहला सवाल है 2022 का, जो कि 2023 में पूछा गया था, और 2023 में 8 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है, आनुवांशिकी किससे संबंधित होता है। अगर आनुवांशिकी की बात किया जाए तो इसमें वंशागतिकी या आनुवांशिकता और विविधता, ये दोनों संबंधित होगा। जैसे कि मानव से मानव शिशु का जन्म होता है तो ये हो गया आनुवांशिकता। मानव से गाय शिशु उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, तो मानव से मानव शिशु उत्पन्न होगा, ये हो गया आनुवांशिकता। अगर 4 शिशु हैं तो चारों एक से नहीं होंगे, लंबाई, रंग रूप, बहुत सारी चीज़ों में विभिन्नता भी होगी। इसी का अध्ययन हम करते हैं आनुवांशिकी में। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, आनुवांशिकता एवं विविधता। मेंडल के नियम इसके अंतर्गत है। डीएनए की संरचना मेंडल के समय डिस्कवर नहीं हुए थे, ये आगे का बात। कार्बनिक विकास सिद्धांत, यहाँ पर हम डार्विन की बात करेंगे। कार्बनिक विकास सिद्धांत डार्विन की बात करेंगे, जब वो टॉपिक आएगा तो वहाँ देख लेंगे हम। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आनुवांशिकी आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित होता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो आनुवांशिकता अर्थात माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण और जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करती है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर का स्पष्टीकरण हो गया। आनुवांशिकता क्या हो गया, यह माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया है। और विभिन्नता क्या होता है, यह एक ही प्रजाति के जीव के बीच पाए जाने वाले अंतरों को संदर्भित किया जाता है करते हैं, जो हमने इस एग्जाम्पल समझाया था। मेंडल के नियम की बात किया जाए तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, जो आनुवांशिकी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर डीएनए संरचना की बात किया जाए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक जानकारी का रासायनिक आधार है, लेकिन ये आनुवांशिकी का केवल एक पहलू है। आनुवांशिकी में आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। कार्य विकास सिद्धांत की बात की जाए तो यह सिद्धांत बताता है कि जीवों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन कैसे होते हैं, लेकिन यह आनुवांशिकी का मुख्य विषय नहीं है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में देखिए, 13 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट में पूछा है, आनुवांशिकी किससे संबंधित होती है। सेम टू सेम पूरे ऑप्शन एक से हैं, बस आगे पीछे कर दिया। और आपका आंसर क्या रहेगा, आनुवांशिकता एवं विविधता। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण जैसा पिछला था वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है मेंडल के वंशागति के नियम। इसके पहले का टॉपिक था वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत, जो चैप्टर का नाम था, उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछ लिया। अब मेंडल के वंशागति के नियम से संबंधित देखिए सवाल क्या पूछा है। 2011 का सवाल है, मेंडल था ए पादप शरीर क्रिया वैज्ञानिक, नहीं। बी पादप प्रजनन वैज्ञानिक, तो आंसर क्या रहेगा इसका, पादप प्रजनन वैज्ञानिक। स्पष्टीकरण देखें, मेंडल एक पादप प्रजनन वैज्ञानिक थे। ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवांशिकता के नियम की खोज की, इसलिए वे एक पादप प्रजनन वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2014 के स्लॉट में क्वेश्चन आया था, मटर के साथ मेंडल ने एक अन्य पौधे पर भी संकरण प्रयोग किए जिसमें पूर्व परिणामों को वे प्रतिपादित नहीं कर पाए। वह पादप था सेम, मक्का, एंटीराइनम या हाईरेशियम। तो आंसर क्या रह जाएगा, हाईरेशियम। तो मेंडल ने हाईरेशियम पौधे पर भी प्रयोग किया था, जिसका ये चित्र बनाया गया है। समस्या इसमें ये हुई थी कि इसमें एपोमिक्सिस असंग जनन या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है ना। और
जो वंशागति के लिए लैंगिक प्रजनन होना आवश्यक है। स्पष्टीकरण देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध आनुवंशिकता के प्रयोग किए, जिनमें उन्होंने सफलतापूर्वक वंशानुक्रम के नियमों की खोज की। हालांकि जब उन्होंने मटर के अलावा हाइरेसियम नामक पौधे पर प्रयोग किए तो उन्हें समान परिणाम नहीं मिले। इसका कारण यह था कि हाइरेसियम में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज एपोमिक्सिस, असंजनन होता है, जिससे आनुवंशिकी विविधता कम होती है। ध्यान रखिएगा, पेपर क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत मात्रा में नहीं करेगा लेकिन कुछ तो करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2016 का सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन। मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुए? तो आंसर रहेगा 1866। स्पष्टीकरण देखिए। मेंडल के नियम 1866 में प्रकाशित हुए थे। 1865 में मेंडल ने अपने निष्कर्षों को प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर प्रयोग नामक 2 भाग वाले पेपर में प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने 8 फरवरी और 8 मार्च को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोनो को प्रस्तुत किया और ये 1866 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2016 का थर्ड स्लॉट का क्वेश्चन। मटर के पौधे में कौन सा लक्षण प्रभावी है? ए है झुर्रीदार बीज, जो लंबे पौधे पर उपस्थित होता है। देखा जाए तो झुर्रीदार बीज और गोल बीज ये अलग केस है, लंबा और बोना अलग केस है। या झुर्रीदार बीज को लंबे से कंपेयर कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। लाल पुष्प बोना पौधा, यहाँ रंग की बात हो रही है पुष्प की और यहाँ लंबाई की बात हो रही है, ये भी गलत है। उपरोक्त दोनों, ये दोनों गलत, तो सी भी गलत और आपका आंसर आ जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2019 का थर्ड स्लॉट का। हेटेरोसिस की मुख्य विशेषताएं हैं। ये मान के चलिए कि ये लंबे पौधे हैं, ये वन्य पौधे हैं। इनका युग्मक जनन होता है तो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी आया, इनका संकर करा दिया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा? हेटेरोसिस। अब इसको ध्यान रखिएगा, लंबा पौधा बोना पौधा, लेकिन जब F1 पीढ़ी में आया तो लंबा पौधा प्रभावी हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन देखते हैं। केवल संकर किस्म F1 उपज, अनुकूल, गुणवत्ता और परिपक्वता में दोनों जनकों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो प्रभावता के नियम लगता है सही है, यहाँ पर दिख भी रहा है लंबा बोना, लेकिन लंबा ही प्रभावी होगा। तो इसमें F1 उपज, अनुकूलन, गुणवत्ता और परिपक्वता में दोनों जनकों पर श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। बी, केवल श्रेष्ठता आनुवंशिकी नियंत्रण के तहत होती है, तो यहाँ पर श्रेष्ठता पॉइंट भी समाहित हो गया पहले वाले ऑप्शन में। उपयुक्त सभी डी देखते हैं। केवल श्रेष्ठता विशिष्ट वातावरण में पुनर्उत्पादनीय होता है, ये भी सही हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा सी वाला, उपयुक्त सभी। स्पष्टीकरण देखते हैं। हेटेरोसिस या संकर ओज, संकर ये आ गया, की विशेषता यह है कि संकर किस्म F1 पीढ़ी में दोनों जनकों की तुलना में उपज, अनुकूलन, गुणवत्ता और परिपक्वता में श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। केवल संकर किस्म F1 उपज, अनुकूल, गुणवत्ता, परिपक्वता में दोनों में जनकों पर श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। यह कथन हेटेरोसिस का एक मुख्य पहलू है। F1 पीढ़ी में संकरण के परिणामस्वरूप संकर पौधे अपने माता पिता की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक उपज देने वाले और अधिक अनुकूलित होते हैं। ठीक है ना। केवल श्रेष्ठता आनुवंशिक नियंत्रण के तहत होती है। यह कथन भी सही है। हेटेरोसिस आनुवंशिक कारकों के कारण होती है, जिसमें विभिन्न जीनों के बीच संयोजन और बातचीत शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी, ये विकल्प सही है क्योंकि ए और बी दोनों कथन हेटेरोसिस की मुख्य विशेषता को दर्शाते हैं। केवल श्रेष्ठता विशिष्ट वातावरण में पुनर्उत्पादनी है, यह कथन आंशिक रूप से सही है। हेटेरोसिस की श्रेष्ठता कुछ हद तक विशिष्ट वातावरण में पुनर्उत्पादित होती है, लेकिन ये पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहेगा? सी वाला, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल देखिए 2022 का, जो कि 8 जुलाई 2023 के में आया था और ये सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट भी करता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। आनुवंशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, जिससे आनुवंशिकी क्षेत्र की नींव पड़ी। उन्होंने 1866 में अपने शोध पर प्रकाशित किए, जिसमें आनुवंशिकता के सिद्धांतों को समझाया गया था। मेंडल के काम को बाद में 20वीं शताब्दी में फिर से खोजा गया और आनुवंशिकी के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए
2022 के पेपर 2023 में। तो 9 जुलाई 2023 का फर्स्ट लोड क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े मटर के पौधों का चयन किया था? तो 7 जोड़े। ठीक है ना, ये सातों जोड़े यहाँ पर दिया है। पहले बीज का आकार गोल सिकुड़ा हुआ, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, फूल की स्थिति एक्सियल या पार्श्वत और शीर्षत या टर्मिनल, तने की ऊंचाई लंबा बोना। ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण, मेंडल ने मटर के पौधे के निम्नलिखित 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, जो कि यहाँ के टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन, खालिस्तान हमें बताता है कि जीवन कैसे सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो ये विकास से संबंधित हो जाएगा, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत। सेकंड, खालिस्तान हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के वंशानुक्रम के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो हो जाएगा मेंडल के प्रयोग। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। तो डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन कैसे सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ, और मेंडल का प्रयोग हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के वंशानुक्रम के लिए तंत्र प्रदान करता है। स्पष्टीकरण की बात किया जाए, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि जीवन के विभिन्न रूप एक समान पूर्व से विकसित हुए हैं और प्राकृतिक चयन के माध्यम से सरल रूपों से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। ये हो गया डार्विन। मेंडल की बात की जाए तो ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों ने अनुवांशिकता के नियमों की नींव रखी, जिससे ये पता चलता है कि माता पिता से बच्चों में लक्षण कैसे पारित होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 25 जून 2025 का फर्स्ट रोड का क्वेश्चन है, मेंडल ने संकरण प्रयोग किस पौधे पर किया? तो आंसर क्या जाएगा? मटर। ये कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2025 का फर्स्ट लॉट का, बहुजनी वंशानुक्रम मेंडेलियन वंशानुक्रम से निम्न रूप से भिन्न होता है। पहले समझते हैं कि बहुजनी वंशानुक्रम क्या होता है। बहुजनी वंशानुक्रम मेंडेलियन वंशानुक्रम से इस मायने में अलग है कि ये एक से अधिक जीन द्वारा निर्धारित लक्षणों को दर्शाता है, जबकि मेंडल के प्रयोग में एक जीन एक लक्षण। जबकि मेंडेलियन वंशानुक्रम में एक एकल जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। बहुजनी लक्षणों में कई जीन एक साथ मिलकर एक विशेषता को प्रभावित करते हैं, जिससे निरंतर परिवर्तन और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है ना। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुजनी वंशानुक्रम मेंडेलियन वंशानुक्रम से निम्न रूप से भिन्न होता है। ए है, एक स्थान पर कई एलील शामिल होते हैं। एलील की बात नहीं हो रही, जीन की बात हो रही है ना। केवल पौधों में ही जाना 3:1 फिनोटाइप अनुपात पेश करना, ये मेंडल से रिलेटेड है। निरंतर परिवर्तन दर्शाने वाले लक्षण, आपका मुख्य आंसर क्या रहेगा? डी वाला। बहुजनी लक्षणों में कई जीन एक साथ मिलकर एक विशेषता को प्रदान करते हैं, जिससे निरंतर परिवर्तन और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव दिखाई देता है। तो निरंतर परिवर्तन दर्शाने वाले लक्षण, ये डी वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएनटी पेनिस्ट्री 2018 का फर्स्ट लॉट, ये प्रभाविता नियम से संबंधित है। मेंडल ने प्रस्तावित किया स्वतः अभियान, पृथक्करण, सप्रभाविता, प्रभाविता। तो आंसर आप मुख्य रूप से लगाएंगे प्रभाविता पर। जो 2018 का फर्स्ट लॉट में क्वेश्चन आया था, उसमें जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के उत्तर मार्ग में पृथक्करण उत्तर अंकित किया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? प्रभाविता। मेंडल ने पृथक्करण का नियम, प्रभुत्व का नियम और स्वतंत्र ऑपरेशन का नियम प्राप्त किया। सहप्रभाविता एक अलग अवधारणा है, जिसकी खोज बाद में हुई और इसका श्रेय मेंडल को नहीं दिया जाता। सहप्रभाविता, तो एसबी के हिसाब से डी वाला ध्यान रखिएगा आप आंसर। मेंडल ने कौन कौन से 3 नियम देते हैं? एक प्रभाविता का नियम देता, फिर पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण के नियम से ही आया स्वतंत्र अपमिश्रण का नियम, जो हम आगे के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। इस तरह से आपने देखे इन टॉपिक पे कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।